हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है जिसमें हमने 9 डेज ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और लास्ट जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने इंडस्ट्रीज इंडिया के बारे में बात किया था। सो मैंने आपको बताया था कि कुछ और टॉपिक्स है जो कि इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। सो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो भी बेसिकल जो टॉपिक आज का होने वाला है, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर होगा कि इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरीके से इतने ज़्यादा डेवलप्ड है पहले के समय से लेके अभी के समय में, और आगे आने वाले दौर में भी इसका डिमांड किस तरीके से बढ़ने वाला है। सेकेंड हमारे पास टॉपिक होगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर। अगर आपने भी गौर किया हो तो आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा जो बेंगलुरु सिटी है हमारे इंडिया के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और जो हाईटेक कंपनीज है, फिर जो भी आप बोल लो एमएनसी कंपनीज है, उनकी ज़्यादातर आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगी बेंगलुरु शहर में इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। सो इसका पीछे का क्या रीजन है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और एक जो सबसे फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जो कि अहमदाबाद को हम कहते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहला पाया? क्योंकि मैनचेस्टर जो है ये एक सिटी का नाम है यूरोपियन कंट्री में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल नहीं है तो इससे पहले का जो लेक्चर हमारा था ज्योग्राफी क्रैश कोर्स डे 9, उसको जाके आप मस्ट वॉच कीजिए। क्योंकि इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है कि इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या फंडामेंटल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की है उस लेक्चर में। सो अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो फिर ये लेक्चर देखना आपके लिए बेकार हो जाएगा। बट अगर पहले से क्लियर है तो आप लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे तरफ से ही सजेशन रहेगा, पहले जाके इस वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद आके इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ताकि इस वीडियो में बताया गया हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। सो फिलहाल हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। इससे पहले कि हम लेक्चर को शुरू करें, आप कॉपी कलम निकालिए और कॉपी कलम के ऊपर हेडिंग लगाइए जियोग्राफी क्रैश कोर्स डे 10 और नीचे सब हेडिंग लगाइए यहाँ पर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कर लिया इतना काम? तो अब हम लोग चलिए आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है। सबसे पहला काउज हम लोग देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्चुअल में क्यों इतनी डेवलप्ड हो रही है। जो बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि फंडामेंटल चीज जो होना चाहिए एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, उसमें सबसे पहला चीज आता है रॉ मटेरियल का होना। अगर रॉ मटेरियल ही हमारे पास नहीं है, यानी कि जिस चीज से हमें किसी चीज को बनाना है वो चीज ही हमारे पास नहीं है, तो फिर इंडस्ट्री हम किसी भी कीमत पर वहां पे नहीं कायम कर सकते। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप सिंपल, अगर हम बाइक का एग्जाम्पल ले ले या फिर बाईसाइकिल का एग्जाम्पल ले ले या कार का एग्जाम्पल ले ले, किसी भी चीज का हम एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे बेसिक सा जो चीज देखने को मिलता है, इन सभी चीजों को बनाने में हमें लगता है जो कि आयरन है, लोहा लगता है। इसके अलावा हमें एल्युमिनियम की ज़रूरत पड़ती है। कपास में भी कभी कभी हमें जिंक की ज़रूरत पड़ जाती है। जिंक है, कभी कभी हम कॉपर का भी यूज़ हो जाता है, डिपेंड अपॉन कि किस तरीके का यहाँ पर ऑटोमोबाइल तैयार किया जा रहा है। ठीक है। साइकिल में भी अगर आप देखोगे जो स्पोक होता है वो बेसिकली एल्युमिनियम का होता है बना हुआ। जो टायर का जो आपको कवर है वहाँ पर आपको आयरन इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट, जो कि रबड़, ये काफ़ी कॉमन यूज़ होने वाला चीज़ है। ठीक है। रबड़, अगर आप बाइक के ब्रेक में देखते हो तो बाइक का ब्रेक के ऊपर जो प्रोटेक्शन लगा रहता है वो एक्चुअल में रबर का बना होता है। और जो हैंडल है बाइक के आपको देख रहे हो तो वो हैंडल के ऊपर जो स्केलेटर जो घूमता है वो भी एक्चुअल में सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई है। और हेडलाइट का सामने जो आपको प्रोटेक्शन दिख रहा है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक हो गया, उसके अलावा रबर आपको हो गया। और अभी आज के टाइम पे जो पीछे जो बैक सीट की तरफ जो पकड़ने का जगह होता है, पहले बहुत सारे बाइक में वहाँ पे मेटल यूज होता था, बट अभी ज़्यादातर वहाँ पे रबर का यूज किया जा रहा है। वो प्लास्टिक भी नहीं है, एक्चुअल में रबर का यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कम कीमत पे इजिली अवेलेबल है वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए। ये हमारा एज अ रॉ मटेरियल है। अब हमारे हिंदुस्तान में इन सारी चीजों का मिलना काफी ज्यादा आसान है और हर जगह पर अवेलेबल है, इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप करना आसान था। दूसरा हो गया हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन से यहाँ पे मुराद ये है, जैसे आयरन हो गया, लोहा हमारा हो गया, इसके अलावा हम सिल्वर की बात करें, चांदी गैस के, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का जो इंडस्ट्रीज है सेपरेटली अलग अलग काफ़ी अच्छी तरीके से वेल स्टैब्लिश है हमारे कंट्री में। आयरन का इंडस्ट्री अलग से स्टैब्लिश, एल्यूमिनियम का अलग से स्टैब्लिश, एल्यूमिनियम के जो बर्तन बन रही है, तो उन सारी जगहों से क्या होता है कि हमें आयरन और एल्यूमिनियम को लेना, या फिर रबर हो गया या प्लास्टिक हो गया, इन सभी चीज़ों का इंडस्ट्री ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। तो उन सारी जगहों से हम लोग एक्चुअल में जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए हम बआसानी ले पाते हैं, जिस वजह से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, जिससे हम लोग बाकी फिर यहाँ पे डेवलपमेंट में काम करते हैं। तीसरा हमारे पास है ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एक बाइक तैयार किया जाता है, मतलब बाइक का ही एग्जाम्पल लेते तो जो बाइक बना रही है जो भी कंपनी, जो भी छोटे छोटे पार्ट्स उस बाइक में है, ऐसा नहीं है कि उस सारे पार्ट्स को उस कंपनी ने बनाया है। ठीक है। यहाँ पर
जो आपको बाइक में मान लो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर जो रबड़ का प्रोटेक्शन होता है ब्रेक का, वो तो एक अलग कंपनी बनाएगी जो एकदम छोटा कंपनी है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं, छोटा सा कंपनी है, वो बनाती है, बड़े बड़े कंपनी से उनका सप्लाई जाता है। इसके अलावा जो आपको सिलेंडर देखने को मिलता है, ठीक है, साइलेंसर, सॉरी सिलेंडर नहीं, साइलेंसर जो देखने को मिलता है, तो साइलेंसर एक्चुअल में जरूरी नहीं कि अगर आपने बजाज कंपनी की बाइक ली है या किसी और का या टीवीएस की, तो जरूरी नहीं कि उस कंपनी ने ही वो साइलेंसर बनाया हो, कोई लोकल कंपनीज हो सकती है किसी भी सिटी की, उसने उस साइलेंसर को बनाया हो और उसने दूसरे दूसरे कंपनी में बेच दिया। तो ये छोटे छोटे से क्या होता है कि ये छोटी कंपनीज है, इनको बनाने में इनका एक्सपेंस कम आता है। अब चूंकि इनका एक्सपेंस कम आ रहा है तो वो ज्यादा अपना एक थोड़ा नॉर्मल प्रॉफिट रख के बेच देती है, जिससे बड़ी कंपनीज को ये चीजें कम कीमतों में हासिल हो जाती है, क्योंकि वो एक लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं तो उनका एक्सपेंस यहाँ पे कम आता है। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे कंपनीज का जो ग्रोथ है ये भी काफी हेल्प करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, चौथा हमारे पास आ जाता है टेक्निक। तो टेक्निक या फिर जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जा रही है, काफी हेल्पफुल हो रही है, क्योंकि पहले जो साइलेंसर्स होते थे उसमें धुआं काफी ज्यादा होता था, आवाज भी काफी ज्यादा होती थी, और उसकी जगह पोल्यूशन जो है काफी ज्यादा यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे पोल्यूशन पे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पे बढ़ रही है तो नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे साइलेंसर्स में साउंड कम हो, या फिर पर्पजली बहुत सारे साइलेंसर्स में साउंड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का टेक्नोलॉजी से साइलेंसर को क्रिएट किया जा रहा है कि ताकि कम से कम धुआं साइलेंसर से निकले, ताकि हम लोग पोल्यूशन को कम से कम यहाँ पे कर सके, या जितना हो सके उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बाकी हॉर्न्स वगैरह में भी काम चल रहा है, ब्रेक पे भी काम चलता है, क्योंकि पहले जो ब्रेक्स होते थे और अभी जो बाइक में ब्रेक होता है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम लोग स्टेयरिंग की बात कर ले, तो अगर हम कार की बात करें तो कार के स्टेयरिंग्स में अगर आप कुछ साल पहले देखोगे, आज से 4 से 5 साल पहले, तो स्टेयरिंग्स में ऐसा नहीं होता था कि एट अ टाइम आप टर्न ले पाते हो, बट आजकल जो स्टेयरिंग्स है वो पावर स्टेयरिंग के तौर पर काम करती है। अगर आपके पास छोटा सा भी जगह और आप काफी स्पीड में हो तो भी थोड़ा सा स्पीड कम करके काफी आसान हो जाता है वहां से टर्न कर लेना, बट पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये और भी ज्यादा हेल्प कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ होने में। ठीक है, एंड देन इन सभी चीजों का अगर आप कह लो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है कैपिटल, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ही हमें नहीं मिलेगा तो ये सारी चीजें होने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे जो कंट्रीज है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और बढ़ती डिमांड की वजह कर दूसरे दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बाहर की है जिन्होंने इंडिया में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, और इंडिया में ही अपना एक प्रॉपर ब्रांच खोल के यहाँ पे पूरा इन्वेंट्री सिस्टम यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेब्लिश किया है। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे काफी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। एंड देन डिमांड मैंने आपको बता ही दिया, डिमांड यहाँ पर बहुत ही है, क्योंकि जिस तरीके से आईटी सेक्टर्स पिछले टाइम में काफी ज्यादा डेवलप्ड हुआ है, तो लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन पे सुधार आया है। जब जब लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार आता है, जब वो अपना एक जो जरूरत है उससे ऊपर अगर वो कमाने लगते हैं, तो फिर लोग देखते हैं कि हम एक्स्ट्रा किन चीजों में जा सकते हैं और सहूलियाती की तरफ। तो बाइक हो गया, कार हो गया, इन सारी चीजों की तरफ खरीदने का लोगों का रुझान आता है। तो इस वजह से डिमांड यहाँ पे मार्केट में है, और उस डिमांड को अच्छे तरीके से यहाँ पर बैलेंस अभी भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप कर रहा है इंडिया में, और इन फ्यूचर काफी ज्यादा करने वाला है फिलहाल अभी। देखो, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो काउज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु। इसमें हमारे पास वही कॉमन सी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे भी सारी बातें बताई है। बेंगलुरु के क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ का जो क्लाइमेट है बेंगलुरु का वो काफी मस्त क्लाइमेट है। बाकी अगर आप सिटीज को कंपेयर करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ का क्लाइमेट काफी अजूबा टाइप का, काफी मस्त क्लाइमेट यहाँ देखने को मिलता है, जिसकी वजह अगर किसी भी तरह के इंडस्ट्रीज को या किसी भी तरह के लोगों के लिए आसान हो जाता है इस माहौल का अडॉप्ट करना। तो ये एक पहला यहाँ पर ये रीजन होता है। दूसरा रीजन ये है, इसी क्लाइमेट की वजह अगर बहुत सारे फॉरेन कंपनीज ने या एमएनसीज कंपनी ने सिटी को चुना है यहाँ पर अपनी कंपनी के ब्रांच को स्टैब्लिश करने के लिए। सो इन रीजन की वजह कर यहाँ चूंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के ब्रांचेस स्टैब्लिश हुए, तो लोगों ने वहां जाकर रहना भी शुरू कर दिया, क्योंकि जॉब तो वहीं मिलेगी जहां पर ये कंपनीज के ब्रांचेस है। तो इसकी वजह कर खास तौर से बेंगलुरु में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलप हुई है। तीसरा हम लोग यहाँ ले लेते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट, क्योंकि बेंगलुरु सिटी यहाँ आप जानते हैं यहाँ के लोग काफी ज्यादा लिटरेट भी, यहाँ पे लोगों का रुझान पढ़ाई लिखाई की तरफ काफी ज्यादा है, तो जिसकी वजह कर ये पढ़ लिख करके उनके तरफ से बहुत ज्यादा हमें योगदान देखने को मिलता है साइंस के वर्ल्ड में भी। तो इसी ये भी एक रीजन बनता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होने का। ठीक है, बाकी आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, फिलहाल हमारे लिए इतना पॉइंट काफी हो जाता है अगर हमें एग्जाम में इस चीज का आंसर करना है तो।
मोर देन इनफ है इतना हमारे लिए, ठीक है। ओके, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है, आई थिंक 2023 में ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो ये क्वेश्चन तो मिस नहीं होना चाहिए आपके लिए इस चैप्टर से। देखो, वाई अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन के 2-3 फॉर्म्स, 2-3 शकल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, होप सो कि वो आपने नोट करके रखा होगा, ठीक है। वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि किसी भी शकल में आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। वो एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करेगा वो किस तरीके से सवाल पूछ रहा है, तो होप सो आपने वो नोट कर लिया हो। देखिए, सबसे पहला रीजन आता है लोकेशन। लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ भी बोलो। तो अहमदाबाद का जो लोकेशन है, सबसे पहले तो ये साबरमती नदी के किनारे आपको आबाद मिलेगी, जिसकी वजह कर यहाँ का माहौल काफी मस्त होता है। और इस नदी के आसपास जो काली मिट्टी, ब्लैक सोइल जो पाई जाती है, वो काफी ज्यादा कारगर है हमारा कॉटन की पैदावार में। क्योंकि ये फेमस इसलिए क्योंकि ये लोग अच्छा खासा कॉटन यहाँ पर अहमदाबाद में, जिसको बोले कॉटन के लिए काफी फेमस है, ठीक है। तो कॉटन की पैदावार के लिए ब्लैक सोइल काफी ज्यादा मुफीद माना जाता है। उससे बेटर आई थिंक कोई सोइल नहीं है फिलहाल एज पर रिसर्च कॉटन की पैदावार के लिए, जो कि इस नदी में, नदी के किनारे, इस नदी के मिट्टी में पाया जाता है। तो ये पहला रीजन हो गया इसका लोकेशन। दूसरा हो गया यहाँ का कल्चर। अब यहाँ का कल्चर अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री से लेकर अगर बहुत पहले से भी कनेक्ट करोगे तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के जिस तरीके से जो लोग फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके लिए कॉटन का इस्तेमाल और उस कपड़े का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस एरिया में डिमांड भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ के कल्चर ने हमेशा आसपास के लोगों को अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह कर इस इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर पुशअप हुआ है, ठीक है। तीसरा जो रीज़न यहाँ पर आया था, फर्स्ट मिल। सबसे पहला मिल यहाँ पे कायम हुआ था कॉटन का, और उस मिल का नाम था आपका शाहपुर मिल, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी की हम बात करें, 20th सेंचुरी, ठीक है, 2000 से पहले पहले तक की ये बात है आपकी, वहां तक इस पूरे मैंने अहमदाबाद में 20 मिल्स कायम हो चुके थे आपका कॉटन के। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि शाहपुर मिल तो सबसे पहले कायम हो, उसके बाद 2000 सन से पहले पहले ही यहाँ पर 20 मिल कायम हो चुके थे कॉटन से रिलेटेड, जो कॉटन की प्रोडक्शन को कर रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे ग्रोथ काफी ज्यादा मिला है इस इंडस्ट्री को। चौथा पॉइंट, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा बट थोड़ा इंटरेस्टिंग था तो मैंने यहाँ मेंशन किया अपने तरफ से, डायनेस्टी ऑफ चलुका। तो ये डायनेस्टी ऑफ चलुका से भी रिलेट करता है उस दौर को भी, क्योंकि जब उनका डायनेस्टी था यहाँ पर तब भी ये काफी ज्यादा कॉटन का यूज हो रहा था। और जो आपको अहमदाबाद दिखता है या उसके आसपास का जो सिटीज है, वो फिलहाल उस दौर में जब इनका डायनेस्टी था तो उस सारे आसपास की जगह को हम लोग कहते थे आशापल्ली, ठीक है, ये नाम था फिलहाल। उसके बाद मुगल एम्पायर का हाथ आता है। मुगल एम्पायर जब अकबर बादशाह के जमाने में, तो अकबर बादशाह ने क्या किया था, यहाँ पे कॉटन तो ऑलरेडी काफी अच्छे से पैदावार हो रही थी, इन्होंने एक अच्छा खासा सिस्टम बनाया था जिससे इस सिटी से बाहर के देशों में या बाहर के सिटीज में आराम से इस चीज को हम लोग ले जाके बेच पा रहे थे। मतलब जो भी उस वक्त के लोग थे उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया था। तो इससे भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी इस इंडस्ट्री में। इसी वजह कर ये सब अभी एज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाते हैं। और लास्ट पॉइंट, ब्रिटिश रूल। जब यहाँ पर अंग्रेजों का हुकूमत हुआ तो अंग्रेजों की हुकूमत पर भी, अब यूरोपियन कंट्रीज में तो हर सिटीज में या हर कंट्री में तो कॉटन की पैदावार होती नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे जहाँ पे कॉटन की पैदावार इम्पॉसिबल है। तो जब ब्रिटिश का यहाँ पे हुकूमत था तो वो लोग यूज किया करते थे एज अ ट्रेडिशन इसको करने के लिए, मतलब एज अ तिजारत वो ये चीज करते थे। इनका बिजनेस था कि कॉटन यहाँ से उठाओ वहाँ ले आकर बेचो। इस वजह से भी काफी बूस्टअप मिला था इस चीज को, जिसका नतीजा ये हुआ इन सभी चीजों का कि आज के टाइम पे अहमदाबाद काफी अच्छे क्वांटिटीज में यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिवोट करती है, जिसके वजह से काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। हम लोग काफी अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं इस इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। सो होप सो कि यहाँ तक जो भी बातें आपको बताई गई हैं वो सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। बट फिलहाल हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही है जो हमें कवर करना था। तो यहाँ पर हमारा इंडस्ट्रीज इन इंडिया का जो चैप्टर है वो होता है खत्म। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है इंडिया में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में, कि जो पॉपुलेशन है वो पिछले सालों के कंपैरिजन में किस तरीके से बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ने का क्या रीजन है, और अर्बनाइजेशन जो एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि लोग क्यों गांव को छोड़ के शहर की तरफ बढ़ रहे थे, और इससे
गाँव पे क्या इफेक्ट पड़ा है, दिन जो अचानक से बहुत बड़ी आबादी गाँव से आकर के शहर में बसी, तो उसकी वजह से शहरों में क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या जो लोग शहर गाँव छोड़ के शहर आए थे, क्या उनको भी वो सारी फैसिलिटीज मिल पाई जो शहर के लोगों को पहले से मिल रही थी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तो फिलहाल अगर आप चैनल पे नई बार पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।